हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द लेवलिंग। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि लेवलिंग होता क्या है। लेवलिंग एक सर्वे का पार्ट है। ओके, जब हम सर्वे करते हैं तो हमने अगर कोई भी लेंथ मेजर करनी होती है तो हम चेन सर्विंग का यूज़ करते हैं, और अगर हमें एंगल मेजरमेंट करना होता है तो हम कंपास का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें वर्टिकल एंगल अगर मेजरमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल एंगल का मतलब है कि आपके पास में कोई एक टावर है या बिल्डिंग है। मैं यहाँ पे टावर ले रहा हूँ, ये टावर है। इस टावर में अगर आपको एंगल फाइंड करना है कि इस टावर का बेस से लेके और टॉप तक, ये आपका बेस है, इस बेस से इस टॉप तक का एंगल कितना है किसी पॉइंट से, तो आपको अगर ये एंगल फाइंड करना है थीटा, तो इसके लिए आपको लेवलिंग करनी होगी, या फिर किसी भी चीज़ की ऊंचाई पता करनी है तो आपको लेवलिंग करनी होगी। तो सर्वेइंग में बेसिकली हम करते क्या हैं, लेंथ पता करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल पता करते हैं, वर्टिकल एंगल पता करते हैं। उन सब डेटा को हम पेपर पे लिख लेते हैं, तो हमें उस एरिया के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो अभी तक हमने पिछले 2 लेक्चर्स में तो हमने देख लिया है कि चेन सर्वेइंग क्या होती है, कंपास सर्वेइंग क्या होती है, मतलब लेंथ कैसे पता करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे पता करते हैं। अब बात करेंगे हम कि वर्टिकल एंगल कैसे पता करते हैं। वर्टिकल एंगल पता करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वर्टिकल एंगल बोल दो या फिर ऊंचाई बोल दो, किसी जगह की ऊंचाई पता करने के लिए हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं थियोडोलाइट। तो हम लेवलिंग के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको थियोडोलाइट बोलते हैं। वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर ये जो होता है इसको हम आई पीस बोलते हैं। आई पीस का मतलब हम यहाँ से आंख लगा के देखते हैं, रीडिंग लेते हैं यहाँ से। अब जो आई पीस में जब आंख लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको क्रॉस दिखाई देता है। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो ऐसे दिखाई देता, आप देख सकते हो। ठीक है, अब थियोडोलाइट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है भाई लेवलिंग का, लेवलिंग करते क्यों है, तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। अभी थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि क्यों करते हैं लेवलिंग। लेवलिंग हम करते ही इसलिए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके टाउन में जहाँ पे आप रहते हो, आपके कस्बे में, आपके गांव में, आपके शहर में जो आप जमीन देखते हो वो कहीं से कभी ज़्यादा ऊंची होती है, कहीं से नीची होती है। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा ऊंची है, कहीं पे नीची, इस तरीके से होती है। इट विल लुक लाइक दिस। तो हमें क्या करना होता है, जिस जगह हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, जिस जगह हमें हमारा प्रोजेक्ट करना है, उस जगह पे हम क्या करते हैं, तो अब हमें क्या करना है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें उस जगह का दौरा करना होगा। दौरा मतलब सर्वे करना होगा। अगर आप इंजीनियर हो तो आप वहाँ के सर्वे करते हो। तो आपने क्या किया, वहाँ पे जाके ऐसे देखोगे तो नहीं, आप तो साइंटिफिकली चीज़ों को देखोगे। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ कितनी ऊंची है और कितनी नीची है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को पता करने के लिए अब ये किससे ऊंची है किससे नीची है, वो जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं मीन सी लेवल से। मीन सी लेवल अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कोई भी रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो रेलवे स्टेशन पे आपका जो बोर्ड लगा होता है, उस रेलवे स्टेशन के बोर्ड पे एक चीज़ लिखी होती है, समुद्र तल से ऊंचाई, या फिर एम मीन, एस और एल मीन सी लेवल। तो वो मीन सी लेवल का मतलब है कि इस जगह का, जहाँ पे आप स्टेशन पे खड़े हुए हो, वो जगह समुद्र तल से या फिर मीन सी लेवल से इतना ऊंचा है। तो उस जगह से मीन सी लेवल से कोई भी पॉइंट कितना ऊंचा है और कितना नीचा है, हमने मीन सी लेवल पूरे के पूरे अर्थ पे हम एक रेफरेंस मान के चलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों मानते हैं वो अभी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, तो समझ आ गया ऑब्जेक्टिव क्या है, कि किसी भी चीज का, किसी भी फील्ड का ऊंचा नीचा होना हम इस सर्वेइंग में, लेवलिंग के अंदर पढ़ते हैं कि कोई चीज कितनी ऊंची है, कोई चीज कितनी नीची है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है एब्सोल्यूट लेवल। अच्छा, एब्सोल्यूट लेवल का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट लेवल का मतलब होता है कि आपका जो अर्थ है, जो आपकी अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी अर्थ है और ये आपकी अर्थ के ऊपर बनी हुई कोई छोटा सा टावर है, बुर्ज खलीफा मान लेते हैं इसको। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि बुर्ज खलीफा का जो बेस है ना, वो अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो अगर ये लेंथ जो निकलेगी उसको ही हम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट लेवल। समझ आ गया? एब्सोल्यूट लेवल का मतलब होता है किसी भी पॉइंट का सेंटर, अर्थ की सेंटर से कितना ऊंचा है ये पता होना, उसको ही बोला जाता है एब्सोल्यूट लेवल। ठीक है, दूसरा होता है मीन सी लेवल। अब क्या करेंगे, हर चीज को तो हम सेंटर से पता कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, अर्थ के ऊपर एक ऐसी जगह ढूंढी जो बिल्कुल समतल हो, जो जिसके ऊपर उबड़ खाबड़ ना हो। तो जो अर्थ के ऊपर सबसे समतल जगह होती है वो कौन सी होती है? देखिए, जमीन तो हो नहीं सकती, लेकिन अभी कभी आपने तालाब देखा हो, पॉन्ड देखा हो, झील देखी हो, है ना, बड़ी कोई नदी देखी हो, तो उसमें आपने देखा होगा जो पानी होता है, पानी डला हुआ होता है,
वो बिल्कुल इक्वल होता है। देखो जमीन तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो पानी होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा, ऐसे इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देता है। तो हमने क्या सोचा कि हम पानी को ही क्या मान लेते हैं, एक रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है। पानी को ही रेफरेंस मान के हम पता कर लेंगे कि कोई भी जमीन कितनी ऊंची कितनी नीची है, ठीक है। तो हमने कर दिया शुरू पानी को मान के। तो कैसे किस तरीके से किया, मीन सी लेवल के अंदर अगर मैं यहाँ पे मीन सी लेवल देखूँ तो अर्थ के ऊपर, ठीक है, अर्थ के ऊपर जो वाटर होता है वो हर जगह अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारे सी हैं। तो जो समुद्र है, बड़े समुद्र, उनका 19 ईयर का फ्लैक्चुएशन का मतलब ऊंचा नीचा होना, जितने ऊंचे हुए जितने नीचे हुए, जितने ऊंचे हुए समुद्र जितने नीचे हुए, 19 ईयर तक उनका सम ऐड किया, उस सम को एवरेज निकाल दिया। आपको पता है ना, सम अपॉन में 19 कर दिया, तो हमारे पास में एक एवरेज वैल्यू आ गई जिसको हमने बोला मीन सी लेवल, ठीक है। तो मीन सी लेवल समझ आ गया, एब्सोल्यूट लेवल समझ आ गया, सेंटर से दूरी पता करे किसी भी पॉइंट की तो एब्सोल्यूट लेवल, लेकिन मीन सी लेवल होता है कि अर्थ के ऊपर एक ऐसी जगह जिसको हम रेफरेंस मानेंगे, क्योंकि हर बार सेंटर पे तो जा नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं मीन सी लेवल। अब हमने सब चीजें अब हम मीन सी लेवल से मेजर किया करेंगे। तो अब ये आपका मीन सी लेवल मान लेता हूँ कि ये आपका मीन सी लेवल है और ये कोई अर्थ सरफेस है, मतलब आपकी जमीन है। अब ये मीन सी लेवल जो है आपका, और ये पॉइंट कोई है ए, ठीक है। मीन सी लेवल से इस पॉइंट ए की डिस्टेंस मान लेता हूं मैं 100 मीटर, और इसकी 80 मीटर, इसकी 300 मीटर, है ना, इस तरीके से 300 मीटर, इसकी मान लेता हूं 90 मीटर, इसकी मान लेता हूं मैं 310 मीटर, 310 मीटर, इस तरीके से आपको समझ आएगा। देखो जल्दी, इसको मान लेता हूं मैं 95 मीटर। अब मैं सबकी ऊंचाई कहां से देख रहा हूं, मीन सी लेवल से। तो रिड्यूस लेवल का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज की ऊंचाई अगर मैं मीन सी लेवल से देख रहा हूं, तो जो ऊंचाई की वैल्यू होगी, जैसे कि 310 मीटर, 95 मीटर, 90 मीटर, 300 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, ये सारी की सारी जो लेंथ है, जो ऊंचाइयां हैं, उन सबको ही हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड द रिड्यूस लेवल, ठीक है। इन सबको ही हम बोलेंगे रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल का मतलब समझे कि किसी भी चीज की ऊंचाई अगर मैं मीन सी लेवल से को रेफरेंस मान के मेजर करूं तो उसको ही बोलते हैं रिड्यूस लेवल। समझ आ गया। उसके बाद आता है बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है, देखिए, अगर आप किसी भी जगह का अगर क्या फाइंड करना चाहते हो, रिड्यूस लेवल। अभी मैंने बताया रिड्यूस लेवल मतलब मीन सी लेवल से, पूरा गेम मीन सी लेवल का है। मीन सी लेवल से कोई चीज कितनी ऊंची है कितनी नीची है, पूरा का पूरा गेम इस चैप्टर में मीन सी लेवल का है। बस मीन सी लेवल का अगर आपने समझ लिया तिकड़ा, तो आप पूरा का पूरा चैप्टर खेल जाओगे। तो मीन सी लेवल, ओके। बेंचमार्क क्या होता है ये बात कर रहे थे। अब आपको पता है कि आपको अर्थ के ऊपर हर किसी पॉइंट का तो रिड्यूस लेवल पता नहीं होगा, किसी एक पॉइंट का पता होगा, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे। और वो मैक्सिमम पॉइंट किसी भी एरिया का क्या होता है, उसका स्टेशन के ऊपर लिखा होता है, ठीक है, स्टेशन के ऊपर लिखा होता है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी जगह का जो रिड्यूस लेवल होता है, जो कि हमें नॉन होता है, जो हमें क्या हो पता हो, उस रिड्यूस लेवल को ही क्या बोलते हैं, बेंचमार्क बोलते हैं। तो बेंचमार्क का मतलब क्या समझ आया कि किसी पॉइंट का रिड्यूस लेवल हमें पता हो, उसको हम बेंचमार्क बोलते हैं। अब इसको ही हम रेफरेंस मान के आगे के, मान लो इसका पता करना है तो यहाँ पे थियोडोलाइट रख के पता करेंगे। अभी अब पता करने वाले नेक्स्ट उसमें स्लाइड में इसका पता करना है तो हम इसको ही रेफरेंस मान के करेंगे, है ना। तो जिसका हमें रिड्यूस लेवल मैंने बताया मीन सी लेवल से ऊंचाई जिस पॉइंट की पता हो उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट। एक होता है बैक साइड रीडिंग और एक होता है फोर साइड रीडिंग। तो ऊपर वाला यही वाला मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब इससे मैं आपको समझाऊंगा, ये वाला समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा कैसे बैक साइड रीडिंग कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक किसी भी जमीन पे खड़े हुए हो और आप वहां पे कर रहे हो सर्वेइंग, और आपको पता है कि यहाँ पे मुझे सिर्फ एक पॉइंट का क्या पता है, सिर्फ रिड्यूस लेवल एक पॉइंट का पता है। आई नो द ओनली सिंगल पॉइंट रिड्यूस लेवल, देन व्हाट विल आई डू। तो मुझे क्या करना होगा, ध्यान से देखना इसको। ये आपका मीन सी लेवल है, ओके। अगर मैं बात करूं बैक साइड रीडिंग की, तो मुझे पता है कि ये 100 मीटर मुझे
इसका और इसको बोलूंगा क्या, बेंचमार्क। ठीक है, और मुझे पता करना है, मान लो यहाँ पे किसी पॉइंट का, ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, इसका मुझे पता करना है कि ये मीन सी लेवल से कितना ऊंचा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक क्रॉस स्टाफ लगाऊंगा। क्रॉस स्टाफ में ऐसे मैं रीडिंग लूंगा। तो सबसे पहले मैं, और फिर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स अलग अलग मैं बना दूंगा क्योंकि हमें एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारे पॉइंट, और इन पे भी मैं लगा दूंगा क्रॉस स्टाफ। ओके, अब क्या करना है, तो रीडिंग लेना मुझे शुरू करना पड़ेगा कहां से, बेंचमार्क से। तो पहले पीछे की तरफ मैं रीडिंग लूंगा, फिर उसको मैं लिखूंगा, फिर मैं आगे की तरफ रीडिंग लूंगा, फिर और आगे की तरफ रीडिंग लूंगा, जहां तक मुझे चीजें दिखेंगी वहां तक। तो आप देख पा रहे हो, एक तो है पीछे की, मतलब जब रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जब मैंने पीछे की तरफ रीडिंग ली, इसको बोलते हैं क्या, बैक साइड रीडिंग। फिर उसके बाद मैंने आगे की तरफ रीडिंग ली, कितनी ली आगे की तरफ, जहां तक मुझे दिखाई दे सकती थी, चलो यहां तक दे सकती थी, इससे आगे नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 रीडिंग मैंने आगे की तरफ ली, तो ये सारी की सारी रीडिंग, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये मैंने सब आगे की तरफ ली, फॉरवर्ड वे में ली, जिधर मैं लेवलिंग कर रहा हूँ उधर ली। तो इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, मतलब IS रीडिंग। इसको भी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, इसको भी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, और ऐसे करते करते जो सबसे लास्ट वाली आगे की तरफ की रीडिंग होगी उसको बोलेंगे 4 साइड रीडिंग। क्या बोलेंगे, 4 साइड रीडिंग। तो समझ आ गया, बैक साइड रीडिंग का मतलब होता है कि मैं पीछे की तरफ कोई रीडिंग लूं और फिर मैं आगे की तरफ रीडिंग लेता हूं, उसको 4 साइड, पीछे की तरफ वाले को बैक साइड, बीच वाले को मैं बोलता हूं इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग एंड 4 साइड रीडिंग। ओके, तो 4 साइड रीडिंग भी समझ आ गया, इंटरमीडिएट भी समझ आ गया और बैक साइड भी समझ आ गया। अब हम हाइट फाइंड करेंगे अब हम रिड्यूस लेवल, मतलब कि मीन सी लेवल से ऊंचाई फाइंड करेंगे। 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है इंस्ट्रूमेंट हाइट मेथड। अब ध्यान से समझना है, पूरा कंसंट्रेशन आपका इधर उधर से हटा के पूरा आपके स्क्रीन पे लगा दो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट हाइट मेथड। इंस्ट्रूमेंट हाइट मेथड का मतलब क्या है, एक्चुअली क्या होता है इसमें। जैसे कि एक आपको बेंचमार्क पता था, ठीक है, जो कि है आपके, ये मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल है, ये लाइन जो देख रहे हो जिसको बोलते हैं डेटम, ये मीन सी लेवल है। इससे मुझे ऊंचाई पता करनी है किसकी, इस पॉइंट बी की। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे, मुझे सिर्फ पता है किसकी, इस बेंचमार्क की। तो मैं कंधे पे रखूंगा अपना थियोडोलाइट और चल दूंगा क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ ले जाके यहाँ पे सबसे पहले बेंचमार्क पे गाड़ दूंगा, ये मैंने गाड़ दिया, इसको पॉइंट ए बोल दिया। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इधर थियोडोलाइट रखा, ये इंस्ट्रूमेंट हाइट मेथड यूज करूंगा मैं यहाँ पे। अब ध्यान से, मुझे मेरा एम क्या है, मेरा एम है बी कितना ऊंचा है ये पता करना, ये वाली डिस्टेंस पता करना, ये मेरा लक्ष्य है। तो स्टार्ट करते हैं लक्ष्य को प्राप्त करना। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस स्टाफ लगाया, एक यहाँ पे लगाया, इसी तरह एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया। तो सबसे पहले मैंने जो थियोडोलाइट लगाया उसकी मैंने पीछे की तरफ की रीडिंग ली, इसको क्या बोलेंगे, बैक साइड रीडिंग। ये लेते ही क्यों है, इसलिए लेते हैं क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे रीडिंग लूंगा तो यहाँ पे जो क्रॉस स्टाफ होता है वो ऐसे प्रोजेक्शंस, ऐसे इसमें डिवीजन लिखे होते हैं। सबसे पहले 0, फिर 1 2 3, तो 0 से शुरू होता है, नीचे इसी तरफ ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। सेम सब में ऐसा ही होता है, सारे क्रॉस स्टाफ में। तो मैंने पीछे की तरफ जब रीडिंग ली तो मान लो यहाँ पे रीडिंग जो आई, ये वाली, वो आई 2.365 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो थियोडोलाइट की जो आई पीस है, ये आई पीस है थियोडोलाइट की, जहां से हम आंख से देखते हैं, उसकी ऊंचाई मीन सी लेवल से, मतलब कि यहां से लेके और मीन सी लेवल तक की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, फिर टेढ़ा बन गया, दिस हाइट विल बी व्हाट, ये जो हाइट आई वो कितनी आई, ये जो हाइट आई वो कितनी आई, ये पता करना है हमें। तो कितनी आई देखिए, आपको पता है बेंचमार्क तो हमें पता था, बेंचमार्क हमें पता था कितना था 100, तो यहां तक की तो हाइट कितनी हो गई 100। ठीक है, और इससे ऊपर क्रॉस स्टाफ आपने लगाया और उसकी जो रीडिंग आई वो आई 2.365, तो यहां से लेके और यहां तक की लेंथ कितनी हो गई 2.365। तो दोनों को जब ऐड किया तो टोटल हाइट कितनी आई, इसकी टोटल हाइट आई आपकी 102.365। तो
इस वाली लेंथ को, इस वाली हाइट को हम क्या बोलेंगे? 3.1 मिनट 102 पॉइंट है ना, 102.365 102.365 102.365 ओके। ये बोलेंगे किसको? यहां से और यहां तक की हाइट को, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद में पीछे वाले क्रॉस स्टाफ पे जिसको बोलते, ये तो बैक साइड रीडिंग थी। अब हम इधर की तरफ देखेंगे जिसको बोलते हैं फोर साइड रीडिंग, आगे की तरफ की रीडिंग। अब जब फोर साइड रीडिंग हमने देखनी है तो यहाँ पे जब रीडिंग लोगे तो मान लो यहाँ से यहाँ हमें बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी मीटर? 1.235, ठीक है, 1.235। हमें पता करना है कि इस मीन सी लेवल से ये S1 है वो कितना ऊंचा है। तो हमको पता है कि ये पूरी की पूरी कितनी है? 102 पॉइंट, ये पूरा का पूरा कितना है? जिसको हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, मीन सी लेवल से और थियोडोलाइट के आई पीस की ऊंचाई, ठीक है। मीन सी लेवल से थियोडोलाइट के आई पीस की ऊंचाई को बोलते हैं क्या? आपके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का अगर मैं फॉर्मूला देखूं, फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? बैक साइड रीडिंग प्लस में बेंचमार्क। तो इसमें लिख सकता हूँ बैक साइड रीडिंग प्लस में पीछे वाले का बेंचमार्क, लास्ट वाली रीडिंग का बेंचमार्क। देखो बैक साइड रीडिंग को मैंने, ये बैक साइड रीडिंग को अगर मैंने बेंचमार्क से ऐड किया तभी तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आई थी। तो BS मतलब बैक साइड रीडिंग में बेंचमार्क को ऐड कर दो तो आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, ठीक है। एनी डाउट? आई होप नो डाउट, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट रीडिंग की, तो फोर साइड मैंने रीडिंग ली। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? रिड्यूस लेवल निकालना है, रिड्यूस लेवल ऑफ नेक्स्ट इस पॉइंट का, S1 का। तो यहां से लेके यहां तक की आपको पता है 102.365 है। इस 102.365 में से अगर मैं ये वाली हाइट माइनस कर दूं जो कि कितनी है? 1.235, तो कितना आएगा? जो हम मुझे चाहिए यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये पूरा कितना है? पूरा है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बराबर। तो बेसिकली अगर रिड्यूस लेवल की बात करूं इस वाले फॉर्मूले में, फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो पूरे के पूरे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से, पूरे के पूरे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड रीडिंग अगर आप माइनस कर रहे हो, देखो फॉर्मूले मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ फॉर्मूले फिगर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको याद रखना है तो रखो, नहीं तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है तो आप एग्जाम में बैठे बैठे 3, 4, 5 सेकंड में यार फॉर्मूले निकाल के आप सॉल्व कर दोगे। फॉर्मूले की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत सिर्फ फिगर एनालाइज करोगे, छोटा सा रफ में फिगर बनाओगे जल्दी से और तुरंत पूरा का पूरा और करेक्ट आंसर आएगा। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूले की इतनी जरूरत होती नहीं है, मैं लेकिन आपके लिए मैंने लिख दिए हैं फॉर्मूले, इफ यू वांट आप लिख सकते हो। मैं हमेशा से फिगर से एनालाइज करके चीजों को पढ़ता हूं। तो यहां से यहां तक अब मुझे ये निकालना है, यहां से यहां तक की हाइट। अब कैसे निकलेगी? पूरी ये जो हाइट है वो कितनी है मुझे पता है, 102.365। अब मैं यूज लूंगा यहाँ पे इसको माइनस करना। यहाँ ये हाइट कितनी थी? ये हाइट 1.235। तो 102 पॉइंट माइनस करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 101.13। कितना आएगा? 101.13। तो ये जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी? 101। तो कितनी आएगी? 101.13, 101.13, ठीक। तो ये हाइट आपको पता चल गई। अब आगे वाले क्रॉस स्टाफ में यहां से देख नहीं सकता तो मुझे थियोडोलाइट उठाना पड़ेगा और आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जैसे आगे शिफ्ट किया फिर से मुझे पीछे की तरफ, जब मैं नई जगह शिफ्ट करता हूँ थियोडोलाइट तो पहले बैक साइड निकालना पड़ता है, तो फिर से बैक साइड निकालूंगा। अब मैं बैक साइड निकाल रहा हूँ तो रीडिंग कितनी आ रही है? अब बैक साइड निकालने पे रीडिंग जो आ रही है वो आ रही है आपकी 0.685। सबसे पहले मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट कुछ नहीं होता, जो आई पीस है आपके थियोडोलाइट का, वहां उसकी ऊंचाई किससे? आपके मीन सी लेवल से। यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको ही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं यार ये लोग। अब आपको पता है ये कैसे निकलेगी? पिछले वाला बेंचमार्क जो कि इतना है, इसमें जो आई पीस की रीडिंग आई बैक, जिसको
हमने BS मतलब बैक साइड रीडिंग बोला, उसको ऐड कर दो, मतलब कि 101.13 में ऐड कर दो 0.685, तो कितना आएगा 101.815, कितना आया 101.815, ठीक है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की हाइट आ गई कितनी 101.815। इसके बाद मैंने फिर से ये बैक साइड रीडिंग ली, इसके बाद अब लूंगा मैं फोर साइड रीडिंग। जब मैं अब की बार जो फोर साइड रीडिंग लूंगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे जा रही है चीजें, फॉल हो रही हैं, तो जो रीडिंग आएगी वो थोड़ी बड़ी आएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ लिखे होते हैं। तो 3.570 मीटर, ओके, ऊपर की तरफ 5 ये वैल्यू आ गई। अगर मुझे पता करना है कि जो S2 है वो मीन सी लेवल से कितना ऊंचा है, ये पता करना है। मान लो मुझे ये कितना ऊंचा है, तो मुझे क्या करना होगा, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बराबर, जो कि है 101.815। इसमें से अगर मैं इतना माइनस कर दूं यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि कितनी रीडिंग आई है 3.570। अगर मैं 101.815 में से माइनस कर दूं, इसमें से माइनस कर दूं कितना, जो रीडिंग आई है आपकी, ये माइनस कर दूं ये वाला हिस्सा, जो कि कितना है 3.570, जो कि आएगा 98.245। 98 ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वो आएगी 98.245, ओके। दिस इज इन मीटर। तो ये जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, ये वैल्यू होगी वो आपकी इसकी रिड्यूस लेवल होगी। समझ आ गया, यहाँ से यहाँ तक की रिड्यूस लेवल होगी। इसके बाद में अब आगे मुझे दिखाई नहीं देता, तो दोबारा आपने शिफ्ट करना है, फिर थियोडोलाइट को यहाँ लगाना है, फिर आपको बैक साइड रीडिंग लेनी है। अब फिर से बैक साइड आप रीडिंग लोगे तो कितनी आई, यहाँ पे बैक साइड रीडिंग नीचे की तरफ आएगी तो 1.745 आएगी, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी, इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अब क्या करना है, पिछले वाले का बेंचमार्क मतलब कि रिड्यूस लेवल पिछले वाले का, और प्लस कर दो उसमें बैक साइड रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आएगा 98.245 में 1.745 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 99.990 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट आएगी वो आएगी आपकी 99.990, ठीक है। अब आगे की तरफ अब मुझे निकालना है इसका, पहुंच गए वहां तक जहां तक चाहिए था। अब ये बैक साइड था, ये फोर साइड है। अब फोर साइड के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना है, पूरी वैल्यू में से क्या माइनस कर देना है, जो फोर साइड रीडिंग आएगी जो आएगी आपकी 2.340 मीटर, ओके। 2.340 मीटर आपको माइनस कर देना है। तो जब आप 99.990 में से 99.990 में से माइनस कर दोगे क्या 2.340, जो कि आएगा 9765। ये जो वैल्यू आएगी यहां से लेके यहां तक की वो कितनी आएगी 97.65, और ये हमें पता करना था। तो आपको पता चल गया कि ये पॉइंट मीन सी लेवल से, इसको रिड्यूस लेवल बोलते हैं यार, कितना ऊंचा है 97.65। आई होप यू गॉट द पॉइंट। पूरा मामला समझ आ गया होगा, फॉर्मूले भी समझ आ गए होंगे यार, है ना। एग्जाम में ऐसे नहीं मिलेगा, एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके की टेबल मिलेगी, ठीक है। इस तरीके की टेबल को आपको सॉल्व करना होता है एग्जाम में। तो आपको इस तरीके की टेबल मिलेगी, इसमें लिखा होगा आपको कि इसको आपको ना मेरे हिसाब से रफ में एक फिगर से बना लेना है पहले, देन यू हैव टू सॉल्व दिस। पहले फिगर में बना लेना फिर उसको सॉल्व करना है। जैसे आपको स्टेशन दे रखे हैं ABCDEF और बेंचमार्क दे रखा है पहला, तो मैं यहाँ पे आपको फिगर समझाता हूँ किस तरीके से आपको दिया हुआ है। ये आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये बेंचमार्क मान लेता हूँ, ठीक। और ये दिया हुआ आपको मीन सी लेवल, मतलब मीन सी लेवल होगा ये, दिस इज योर मीन सी लेवल। ओके, ये है आपका मीन सी लेवल, ओके। देन व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू फाइंड द बेंचमार्क, ओके। तो बेंचमार्क दिया हुआ है आपको 100 RL दिया हुआ है। बेंचमार्क
बेंचमार्क का आपको आरएल दिया हुआ है 100 मीटर, 100 मीटर मतलब ये पॉइंट है, उसको मैं बेंचमार्क बोल दूं, और ये है वो 100 मीटर है। ये कितना ऊंचा है? 100 मीटर ऊंचाई पे है ये बेंचमार्क। उसके बाद में पॉइंट ए दिया हुआ है। अब पॉइंट ए को निकालने के लिए हमें एक तो यहाँ पे स्टाफ लगाना होगा और एक यहाँ पे स्टाफ लगाना होगा, ठीक है। और उन दोनों के बीच में क्या लगाना होगा? हमें थियोडोलाइट लगाना होगा। थियोडोलाइट से हमें क्या करना पड़ेगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड करनी पड़ेगी। आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना है? 100 है ही है। अब इधर की तरफ आप जब रीडिंग लोगे तो कितनी रीडिंग दे रखी है आपको? बेंचमार्क पे 2 दे रखी है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी हो गई? 102। पूरा कितना हो गया? 102। फिर आप ए पे मतलब 4 साइड रीडिंग ले रहे हो ए पे, इसको 2.6 बोला इन्होंने, तो 2.6 यहाँ पे आई है। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना था, मतलब कि आपको फाइंड करना है कि ये कितना था पूरी हाइट में से। पूरी हाइट कितनी आई? 102 में से अगर आप 2.6 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2.6 अगर आप माइनस करोगे, 2.6 माइनस करोगे किस में से? 102। पूरा कितना आया? 102.6। कंप्लीट हाइट इज 102 मीटर। ओके, अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 2.6, ओके 2.6 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? दैट इज क्वेश्चन। तो बेंचमार्क दे रखा है आपको 100 मीटर अबव, ठीक है, 100 मीटर ऊपर है। तो मतलब ये आपका मीन सी लेवल था। मैंने दोबारा से लिखा है इसको, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये आपका मीन सी लेवल है, ठीक है। आप यहाँ से पहले बैक साइड रीडिंग लेते हो, और बैक साइड रीडिंग लेने पे कितनी आती है? देखो, बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग और आपकी 4 साइड रीडिंग ये दी हुई है, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे लिखना है लिस्ट में, ठीक है। तो जब पीछे की तरफ देखते हो तो आपकी जो हाइट आती है, जो बैक साइड रीडिंग आती है वो 2 आती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आती है, बोला है 2, ठीक है, 2 मीटर। ओके, अब आगे बोला है कि 2 मीटर के बाद में ये पूरा का पूरा कितना हो जाता है? यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी हो जाती है? देखो, ये तो दी हुई थी कितनी? 100 प्लस में हो गया 2, तो कितना हो गया ये? 102। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 102 हो जाता है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना? 102 मीटर, ठीक है। और रिड्यूस लेवल इसका तो दे रखा है 100, आपको बेंचमार्क का तो रिड्यूस लेवल मिलेगा ही, नहीं तो वो बेंचमार्क थोड़ी ना होगा। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गए। अब चलते हैं पॉइंट ए पे। ये आपका कोई पॉइंट ए है, आपको पता करना है कि ये वाला जो पॉइंट है वो मीन सी लेवल से कितना ऊंचा है। तो अब ये तो बैक साइड रीडिंग हो गई। अब आप लेते हैं आगे की तरफ, जिसको इंटरमीडिएट साइड रीडिंग या 4 साइड रीडिंग बोलते हैं। जब मैं यहाँ से रीडिंग लेता हूँ तो बोला है कि ए पे जो इंटरमीडिएट साइड, मतलब आगे वाली रीडिंग को इंटरमीडिएट बोलते हैं, लास्ट वाली अगर आगे वाली है तो उसको 4 साइड बोलते हैं। आगे वाली रीडिंग कितनी आई है? 2.6। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2.6। पूरी यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है पता है? जितनी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उतनी है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो ये पूरी हाइट है 102 है ना। अब 102 में से 2 गया तो 100 में से 0.6 गया तो ये कितना बचेगा आपका? ये बचेगा आपके, मतलब 100 में से 6 गया तो 99.4, तो ये बचा आपका 99.4 मीटर। समझ आ गया? ये ए पॉइंट था। इसके बाद आ जाओ बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे आपको क्या दे रखा है? दोबारा से इंटरमीडिएट साइड, यहाँ से ही देख रहे हैं, और जब यहाँ पे रीडिंग आ रही है तो कितनी आ रही है? बी पे आ रही है 3.2, मतलब नीचे की तरफ है इसलिए ज्यादा आ रही है। तो कितना है ये? यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 3.2, ठीक है। और आपको पता चल गया कि ये वाला जो हिस्सा है वो मीन सी लेवल से 99.4 ऊंचा है। हमको पता करना है कि ये कितना है। तो अभी देखो कैसे करना है। पूरा का पूरा कितना हो गया? ये हो गया आपका, ये पूरा का पूरा कितना हो गया? 3.2। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? जितना इंस्ट्रूमेंट की हाइट होगी, मतलब जितना इंस्ट्रूमेंट का आई पीस आपके मीन सी लेवल से ऊंचा होगा, जो कि कितना है? 102, ठीक है। 102 में से 3 गए तो कितने बचे? अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी, पहले मुझे एक का आरएल लिख लो 99.4। और जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, उसका आरएल के लिए वी ऑल नो दैट कि ये जो आरएल ऑफ बी होगा वो कितना होगा? पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट की हाइट में से 3.2 हटा दो, तो 102 में से जब 3 हटाओगे तो 99 में से जब 0.2 हटाओगे तो 98.8, तो कितना आएगा? ये ऊंचाई कितनी आएगी? 98.8, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सी पे। अब क्या किया है इन्होंने? सी पे
बैक साइड रीडिंग ली है, मतलब सी पे बैक साइड रीडिंग का मतलब समझ रहे हो कि ये पॉइंट सी है, वहां पे आपका थियोडोलाइट लाके इन्होंने रखा है ऐसे और जगह चेंज की है थियोडोलाइट की, और पीछे की तरफ पहले रीडिंग ली है, और पीछे की तरफ की जो रीडिंग आई है वो आई है कितनी 0.8 आई है, मतलब कि यहाँ से दोबारा से आपकी रीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। पीछे की तरफ रीडिंग ली है तो कितनी आएगी 0.8 ही आएगी, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 0.8 सी पे पीछे की तरफ रीडिंग ली है बैक साइड रीडिंग। अब आप बोलोगे बी पे लिए ये तो सी पे कैसे, सी आने से पहले इन्होंने रखा है इंस्ट्रूमेंट, तो पीछे की तरफ की रीडिंग 0.8 बैक साइड फॉर सी बॉम्ब बोला जाएगा। अब इस पॉइंट पे भी हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए, तो हमको पता है कि ये वाला तो RL कितना है, ये वाला RL है आपका 9.8, इसमें अगर 8 प्लस कर दोगे तो 98.8 में अगर आप 0.8 प्लस कर दोगे तो कितना आएगा 99.6, कितना है 99.6, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आएगा 99.6। तो एक चीज आप देख रहे हो जहाँ पे बैक साइड फोर्थ साइड आ रहा है वहीं आपका इंस्ट्रूमेंट की हाइट या फिर वहीं आपको इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकालने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम इंस्ट्रूमेंट की हाइट हमारे पास 99.6 है। अब फिर से हम ये तो बैक साइड रीडिंग हो गई, अब फोर्थ साइड रीडिंग लेते हैं। यहाँ पे जब फोर्थ साइड रीडिंग ली वो आई 3.9। अब आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट पूरी कितनी है 99.6। अगर इसमें से ये जो आई रीडिंग सी पे रीडिंग क्या आई आगे की तरफ 3.9, ये कितनी है 3.9, इस पूरी में से 3.9 माइनस कर दूंगा तो ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो 3.9 माइनस करूंगा किसमें से 3.9 हमको माइनस करना पड़ेगा पिछले वाली वैल्यू में से, तो 3.9 99.6 पीछे का आपको RL पता था, ठीक है। सॉरी ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइट है, इसमें से अगर मैं 3.9 माइनस कर दूंगा तो 16 माइनस 9 करूंगा तो इट विल कम 7, देन 8 माइनस 5 95.7, तो इसका RL कितना हुआ सी पॉइंट का 95.7। तो एक चीज देख रहे हो आप, इसी तरीके से आपको करते जाना है। तो इंस्ट्रूमेंट की हाइट का मतलब समझ आया, फॉर्मूले समझ आया, फॉर्मूले से नहीं करना है यार, फिगर से करना है, इट विल बी इजी फॉर यू, फिगर से जल्दी समझ आती हैं चीजें। अब आते हैं दूसरा मेथड, इसको बोलते हैं राइज एंड फॉल मेथड। देखो राइज एंड फॉल मेथड बिल्कुल सेम ऐसा ही मेथड होता है, मैं अभी आपको 1 मिनट में समझाऊंगा क्यों होता है वैसा का वैसा मेथड। राइज एंड फॉल मेथड में अगर पिछले वाले क्वेश्चन को इंस्ट्रूमेंट की हाइट से ना करके राइज एंड फॉल मेथड से करता तो भी सेम ही रहता। क्या होता है यहाँ पे हमें पता चलती है चीजें की कोई चीज कितनी राइज कर रही, कोई चीज कितनी फॉल कर रही है, उस हिसाब से हम फाइंड करते हैं उसकी हाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका बेंच, ये आपका मीन सी लेवल में मान लूं, दिस इज योर मीन सी लेवल, ये आपका मीन सी लेवल है कोई, और इस मीन सी लेवल में यहाँ पे लिख देता हूँ मीन सी लेवल। इस मीन सी लेवल से इस वाले बेंच मार्क की अगर मैं हाइट बात करूं तो 100 बोल देता हूं, और यहाँ पे थियोडोलाइट रख देता हूं, और थियोडोलाइट रखने के बाद में पिछले वाले क्वेश्चन को ही करके बताऊंगा आपको मैं राइज एंड फॉल से। पहली रीडिंग ली, उसके बाद बी पॉइंट पे रीडिंग ली, उसके बाद सी पॉइंट पे रीडिंग ली। इसके तरीके से आपको रीडिंग लेनी है बिल्कुल पीछे वाले की तरह। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी रीडिंग। तो आपका पिछले वाले में जो रीडिंग आ रही थी वो कितनी थी 2 थी, 102 मतलब 100 था, और पीछे की तरफ जो रीडिंग ले रहे थे आप वो 2 मीटर थी। फिर उसके बाद में आगे की तरफ आपने रीडिंग ली, ठीक है, और आगे की तरफ जो रीडिंग ली वो कितनी थी, ये तो 2 थी। उसके बाद आगे की तरफ रीडिंग लेने पे आ गया आपका 2.6, कितना 2.6। ये हाइट जो आई यहां से लेके यहां तक, इसको ए बोलेंगे, ठीक है, इसको बी बोलेंगे। ये आया 2.6, ये यहां से यहां तक कितना आया 2.6, ओके, और ये आया 2। तो राइज एंड फॉल में आपको देखना है जो पिछले वाली रीडिंग है उसमें से अगले वाली रीडिंग को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो पिछले वाली रीडिंग कितनी है 2, माइनस 2.6 करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 0.6, ओके, मीटर। तो आंसर आया माइनस का 0.6 मीटर। जब आंसर माइनस का 0.6 मीटर आया, इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला हिस्सा है वो माइनस में आया है, तो माइनस का मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ जा रहा है तो पिछले वाला जो बेंच मार्क था मतलब 100 था, उसमें से कितना नीचे जा रहा है वो
0.6 नीचे जा रहा है, तो 100 में से 0.6 जब नीचे माइनस करोगे आप तो तो आपका आएगा 99.4 मीटर। समझ आ गया? तो पिछले में भी यही आंसर आ रहा था। इसी तरीके से अगर आप इससे आगे वाले में फिर रीडिंग लोगे, मान लो आगे वाले में रीडिंग लिया और फिर बी पे जो रीडिंग लिया वो कितना है 3.2 आया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 3.2 मान लेता हूँ इसको मैं। तो 3.2 पिछले वाले प्रीवियस में से आगे वाले की रीडिंग को फिर से माइनस कर दो, तो इस केस में हमको माइनस करना पड़ेगा 2.6 में से 3.2। अब आपको पता है बड़े में से छोटा माइनस होता नहीं है, तो मैं यहाँ पे 3.2 में से 2.6 माइनस करूंगा, 6.6, फिर से 0.6 आया है ना। इस तरीके से अब माइनस का 0.6 आया, फिर से ये जो पिछले वाला जो RL था इसमें से माइनस कर देंगे 0.6, तो कितना आएगा 98.8। तो यहाँ पे आएगा 98.8। तो माइनस में जब चीजें आती हैं, माइनस में जब चीजें आती है उसका मतलब है गिर रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल। जब पॉजिटिव में आपके पास में जब चीजें आएंगी उसका मतलब होता है राइज हो रहा है, मतलब बढ़ रही है, आपका जो जमीन है वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब एक क्वेश्चन से इसको मैं देखूं तो ऐसे आपको कॉलम बना के मिलेगा क्वेश्चन। सेम पिछले वाले क्वेश्चन को राइज एंड फॉल से मैंने किया है और इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा और आपको इस तरीके से आपको फिल करना है। ये आपका होमवर्क है, आपको खुद को करना है, ये प्लीज सॉल्व बाय योरसेल्फ और आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा इसके बारे में, अगर आपको नहीं आया समझ तो आई प्रॉमिस, लेकिन आपको एटलीस्ट वंस आपको ट्राई करना है इसको। अब चलते हैं, अभी तक हम कर रहे थे जो लेवलिंग वो कर रहे थे पूरे के पूरे छोटे एरिया में। अगर हमें बहुत बड़े एरिया में लेवलिंग करनी पड़े, मतलब कि जहाँ पे अर्थ का कर्वेचर कंसीडर हो, तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी। तो हमें जो फेस करनी पड़ेंगी वो होगा सबसे बड़ा कि आपको कर्व फेस करना पड़ेगा, उसकी वजह से एरर आपको फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आपका अर्थ का कर्वेचर है, यहाँ पे आपका स्टाफ रखा हुआ है, यहाँ पे आपका थियोडोलाइट रखा हुआ है। जब आप यहाँ पे खड़े होकर रीडिंग लोगे तो जो रीडिंग आएगी वो इस तरीके से आएगी, लेकिन जो मीन सी लेवल होता है, मतलब जो पानी होता है, वो तो जियोडेटिक में इस तरीके से होता है, कर्व में ही होता है। आनी किस तरह चाहिए, आनी चाहिए इस तरीके से रीडिंग, ये तो गलत आएगी, मतलब ज्यादा आएगी रीडिंग, तो हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ये आ क्यों रही है, कर्वेचर की वजह से आ रही है, तो इसको बोलते हैं करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस, क्योंकि माइनस होता है ना, ऊपर जा रहा है, इसमें से माइनस करके तो हमें ये चाहिए, वांट, ये लाइन हमें चाहिए, ठीक है। तो कर्वेचर की वजह से ऊपर चली जाती है, ये हमें नहीं चाहिए, तो माइनस करना होगा। तो माइनस का d² अपॉन में 2r फॉर्मूला होता है। d क्या होता है, d होता है आपके थियोडोलाइट से आपके क्रॉस स्टाफ के बीच की डिस्टेंस को हम d बोलते हैं। r क्या होता है, r इज अ रेडियस, कॉमन रेडियस, जो अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400, ठीक है, किलोमीटर। अब जब हम इसमें r की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में cc की वैल्यू कितनी आती है, माइनस का, ठीक है। ये वैल्यूज आपको यार याद रखनी है। तो यहाँ पे आएगा आपका -0.078 d², ठीक है। d आपको पता है डिस्टेंस इन दोनों के बीच का। ओके बॉस, ये तो हो गया कर्व की वजह से करेक्शन, ठीक है, कर्व की वजह से करेक्शन। दूसरा होता है, अब देखो कर्व की वजह से तो आपको ऊपर वैल्यू मिलेगी, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से जो मिलेगी वो नीचे वैल्यू मिलेगी, मतलब यहाँ मिलेगी, ठीक है। यहाँ वैल्यू जो मिलेगी उसको हमें ऐड करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, है ना, क्योंकि क्रॉस स्टाफ तो नीचे होता है और ऊपर जाना पड़ेगा हमें। तो जो रिफ्रैक्शन की वजह से वैल्यू मिलेगी, वो जो वैल्यू होती है, वो करेक्शन वैल्यू होती है, वो 1.7 टाइम होती है किसकी, कर्वेचर की वजह से जो वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। और इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो आपको मिलती है पॉजिटिव 0.00112 d², ओके, ये आपको याद रखना है। लेकिन जब हम जियोडेटिक सर्वे में मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हमें दोनों ही एरर्स मिलते हैं, तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं कंबाइंड एरर का, जिसको हम दोनों में लगा देंगे। तो कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसमें CR भी आएगा और इसमें कर्वेचर भी आएगा। और इसका जो मैं देखो फाइनल फॉर्मूला बनाता हूँ, डेरिवेशन से आपको कोई मतलब है नहीं, तो 0.063, ठीक है, 683, ओके, 683 d², वो भी माइनस का, और d आपको पता है क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये आपको याद रखना है, ये टोटल करेक्शन है,
दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज कर्वेचर फॉर्मूला, दिस इज रेडियस फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज रिफ्रैक्शन की वजह से फॉर्मूला। याद रखना है यार कि आप जब भी जियोडेटिक सर्वे कर रहे होते तो उनमें दो तरीके के एरर आते हैं। एक तो आता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट सीधी जाती है ना तो नीचे जो अर्थ के होता है यहाँ पे वो डेंसर मीडियम होता है, ज्यादा घना हुआ एटमॉस्फेयर होता है, तो लाइट नीचे आने की कोशिश करती है, तो नीचे भी आ सकती है और सीधी हॉरिजॉन्टल भी जा सकती है। जो रीडिंग आई है आपकी उसको मैंने मिला के ये लिख दिया है क्या, 0.0683 डी स्क्वायर। ये कंबाइंड करेक्शन है, हमेशा रीडिंग लेने के बाद में आपको ये करेक्शन लगाना ही लगाना है, तब जाके आपके पास करेक्ट वैल्यू आएगी जब आप जियोडेटिक लेवलिंग कर रहे हो, ज्यादा एरिया में लेवलिंग कर रहे हो। समझ आ गई। अब चलते हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन ऑन अर्थ। होराइजन क्या होता है, देखिए जब आप किसी ऐसी जगह जाते हो, मतलब आपने कभी देखा हो ऐसी जगह, मतलब पानी वगैरह जहाँ पे होती हो, नदियाँ देखी हो, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, जॉब लग जाओगे देख लोगे। तो वहाँ पे जब देखते हो सामने एकदम, तो आपको एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि यार कोई भी मान लो बोट चल रही है, ऐसा लगता है यार बोट गिरने वाली है, थोड़ी देर बाद में ये गिरने वाली है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं होराइजन पॉइंट। लेकिन वो गिरती नहीं है एक्चुअली, हमें उससे आगे दिखाई नहीं देता है, कर्व दिखाई देता है उससे आगे हमें, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस हो सकती है, कितनी डिस्टेंस हो सकती है, जैसे मान लो ये आपका अर्थ सरफेस में बना देता हूं कुछ इस तरीके से, अर्थ कर्व, ठीक है, और ये आपकी कोई बोट है और ये बोट का कैप्टन बैठा हुआ है ऐसे, और यहां पे आप खड़े हुए हो इस तरीके से, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस होगी मिनिमम मैक्सिमम जिसपे कोई भी चीज आसानी से देखी जा सकती है होराइजन में, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन ऑन अर्थ। मतलब अर्थ की विजिबल होराइजन की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ। तो डी निकालने का एक फॉर्मूला होता है मात्र, देखिए सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, जो ये बोट की हाइट होती है उसको कैपिटल एच बोलते हैं, और ऑब्जर्वर की हाइट दोनों डिपेंडेंट होते हैं, इसको स्मॉल एच बोलते हैं। तो d इज इक्वल टू स्मॉल d इज इक्वल टू फॉर्मूला है 3.85555 ब्रैकेट में रूट स्मॉल एच प्लस रूट कैपिटल एच, ठीक है। तो ये होता है d का फॉर्मूला। तो आपको फाइंड तो सिर्फ यही करना है कि d कितना है, दैट्स इट, तो आप कर लोगे। अब चलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ बबल। अच्छा ये क्या बला है, जब हम लेवलिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास में एक बबल ट्यूब होती है। बबल ट्यूब आपको बता दे कि आपका जो थियोडोलाइट है वो सीधा है कि नहीं। अगर वो बीच में है तो वो सही रहती है, मतलब सीधा है। अगर आगे पीछे है तो इसका मतलब है आपका उठा हुआ है, नीचे है, या फिर मतलब अरे यार थियोडोलाइट आपका ऊपर की तरफ उठा हुआ है, या फिर पीछे है आपका बबल तो नीचे की तरफ झुका हुआ है, सेंटर में होना चाहिए। तो बबल ट्यूब इज लुक लाइक दिस। बबल ट्यूब कुछ आपका इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, इसमें ये एंगल होता है थीटा, ये डिविजन्स होते हैं एन डिविजन्स, कितने भी डिविजन्स हो सकते हैं। एक डिवीजन की मैं लेंथ को मान लूं कितना एल, ठीक है, और एन डिवीजन है तो पूरी लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, एन इंटू एल। समझ आ गया होगा यार। अब एन एल है इसकी, और ये होती है इसकी रेडियस आर, ये भी आर, ठीक है। अगर मुझे फाइंड करना है क्या थीटा, तो मैं यहाँ पे टेन थीटा से ही ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो इसको कर्व नहीं बांध के अगर मैं सीधा मान लूं, क्योंकि थोड़ा सा ही कर्व होता है, तो कितना होता है एन एल अपॉन में आर, ठीक है। तो बहुत छोटा सा एंगल होने की वजह से सिर्फ हम यहाँ पे थीटा को कंसिडर करते हैं, एन एल अपॉन में आर। तो ये पहला फॉर्मूला आ गया आपका किस चीज का, थीटा का, एंगल का। दूसरा ये तो हो गया हम जब किसके अंदर घुस रहे, आपके ट्यूब के अंदर। अगर लेकिन जब हम थियोडोलाइट के अंदर घुसे पड़े हैं, थियोडोलाइट को अगर हम सेंसिटिविटी से कंसीडर करें तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे अगर हम रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग लेनी थी यहाँ पे, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई, हिला और ऊपर चले गई, मतलब S1 ये है, S2 ये है, ये डिफरेंस आ गया, ये आपका थीटा है, ठीक है। और डिस्टेंस जो थी
दोनों के बीच की वो कितनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो थी d। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे भी वही tan थीटा लगा दो, ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे s और बेस क्या होगा यहाँ पे d, तो s अपॉन में d आपका क्या आ गया, यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू s अपॉन में d, तो दो आ गई थीटा की वैल्यूज। ठीक, एक तो आ गई ये, एक आ गई ये। ठीक है, और सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में n, मतलब कि एंगल जो बन रहा है उसको जितने n नंबर ऑफ डिवीजन से उसमें डिवाइड कर दो, उसको सेंसिटिव। और थीटा की वैल्यू क्या है, NL अपॉन में R, इसको n से डिवाइड करोगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, L अपॉन में R आ जाएगा। तो अल्फा के एक तो ये आ गया, दूसरा जो थीटा है वो s अपॉन में d है, तो s अपॉन में ND। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में वैल्यू आ गई। तो अल्फा के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो हो गया अल्फा इज इक्वल टू L अपॉन में R, दूसरा हो गया अल्फा इज इक्वल टू S अपॉन में ND। ये सेंसिटिविटी के दो फॉर्मूले होते हैं, दैट्स इट, इनको कर लेना यार, है ना याद। अब आते हैं रेसिप्रोकल सर्वेइंग। अच्छा, अभी तक हम सारे सर्वेइंग का रेसिप्रोकल ही पढ़ रहे थे, लेवलिंग का। ठीक है, अब रेसिप्रोकल लेवलिंग बोल दो या रेसिप्रोकल सर्वेइंग बोल दो, बात एक ही है। रेसिप्रोकल लेवलिंग ही बोलते वैसे तो इसको। ये करनी क्यों पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी जगह लेवलिंग कर रहे हो जहां पे क्या है, कोई एक वैली है, मतलब ऐसे है और फिर ऐसे है। ठीक है, यू आर डूइंग हियर, ये कोई पानी की वैली है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक थियोडोलाइट लगाया, ओके, और यहां पे क्रॉस स्टाफ लगाया और यहां पे आपने रीडिंग ले ली, ओके। उसके बाद में आप थियोडोलाइट को उठा के इस साइड लाए, यहां पे थियोडोलाइट लगाया, और यहां पे आपने क्या ले ली, रीडिंग ले ली। ठीक है, अब क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है। देखो क्या होता है, जब वैल्यू होती है तो दोनों जगह होती हैं, उन दोनों जगह की आपको वैल्यूज याद रखनी की, कौन सी चीज कहाँ पे होती है, किस तरीके से होती है। अब ये जो कोई टीला था मिट्टी का, इसके और नीचे वाले टीले के बीच की डिफरेंस अगर मैं क्या बोलूँ, कैपिटल H, कैपिटल H, और ये कैपिटल H की वैल्यू मुझे निकालनी है बेसिकली। ठीक है, इस A पे जो रीडिंग ली उसको मैं मान लेता हूं क्या, इस A पे रीडिंग ली, इसको मान लेता हूं HA, कितनी HA, और A पे रखे हुए HA डैश हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। सिमिलरली B पे जो रीडिंग ली उसको मैं मान लेता हूं क्या, HB, और इसकी हाइट मान लेता हूं HB डैश। अब जो फॉर्मूला बनेगा, मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिखा देता हूं, आपको डेरिवेशन से ज्यादा मतलब है नहीं। कैपिटल H इज इक्वल टू HA प्लस HA माइनस HB प्लस HB माइनस HB डैश माइनस HA डैश अपॉन में 2। ये हाइट निकालने के काम आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है यार। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अंदर, देखो इसके अंदर क्योंकि दूरी ज्यादा होगी तो इसके अंदर भी दोनों तरीके के एरर आएंगे, कर्वेचर का और रिफ्रैक्शन का। ठीक है, उन दोनों को मैंने सॉल्व करने के बाद ही ये H निकाला है। लेकिन एक एरर और आता है इसका, जिसको बोलते हैं एरर ड्यू टू कॉलिमेशन। कॉलिमेशन का मतलब क्या होता है, एरर ड्यू टू कॉलिमेशन का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मतलब इंस्ट्रूमेंट खराब है आपका, इसलिए जो एरर आ रहा है उसको एरर ड्यू टू कॉलिमेशन बोलते हैं बॉस। मतलब आना यहाँ चाहिए था, आ गया यहाँ पे, तो थीटा एरर आ गया आपका। तो ये मैं मान लेता हूँ कितना, कॉलिमेशन एरर, और ये डिस्टेंस मान लेता हूँ d। अब आपको यहाँ पे यूज करना है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में d, और आपको निकालना था थीटा, तो tan स्क्वायर tan इनवर्स कॉलिमेशन अपॉन में d।
बस पुट करो, यहाँ पे आपको थीटा पता चल जाएगा। समझ आ गया होगा कि क्या है पूरा चैप्टर में, क्या बेसिकली हमने पढ़ा है। ठीक है, रेसिप्रोकल का ये पूरा चैप्टर था। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। लेवलिंग कंप्लीट है इसमें। थैंक यू। किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।